नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। लोकसभा चुनाव अब अंतिम चरण में है। 1 तारीख को अंतिम चरण का मतदान हो जाएगा, 4 तारीख को परिणाम आ जाएगा। पूरा अनुमान यह है कि वर्तमान सरकार वापस रिपीट कर रही है। 400 पार कर रहे हैं कि नहीं, यह बात अभी देखने वाली है। विपक्ष के लोग यह खुश हो सकते हैं कि हमने कहा था कि नहीं होगी 400 पार, इसीलिए 399 पर रुक गए। वो एक हिस्सा होगा। कुछ लोग ईवीएम की रोना रोएंगे, कुछ लोग गर्मी का रोना धोना करेंगे, कोई कुछ, लेकिन सरकार बन चुकी होगी। पहल सरकार को क्या करना चाहिए, अब चर्चा इस पर शुरू हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अगले 100 दिन का कार्य योजना प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है। असल में नरेंद्र मोदी का वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट वाला बात है कि वो 1947 का जनाधार मांग रहे हैं। हालांकि कानून में सिर्फ 5 साल के लिए वक्त मांगा जाता है और कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी 1947 तक का कार्यकाल मांग रहे हैं। उनका काम है, वो तो आगे तक भी मांग सकते हो। कहते आजीवन भाजपा को ही वोट दीजिए, वो भाजपा कार्यकर्ता के रूप में उनका सोच ईमानदार है, कर सकते हैं। लेकिन भारत का नागरिक होने के नाते जो उनका अगला 100 दिन का कार्यक्रम आ रहा है, उसमें हम क्या मांग करें, क्योंकि सरकार हमारे लिए है तो हमारी बात करें, हमारे मन की बात करें और हमारे लिए काम करें। सरकार को ये करना चाहिए। हमने इन्हीं सब विषयों पर कुछ बातें आपके सामने रखना चाहा है कि क्या करे सबसे पहले हमारी सरकार। वैसे तो जो बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वो कोई सरकार नहीं कर सकती, लेकिन मेरा तो मुद्दा ही है कि इस चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाई बताई या सुनाई जाती है जो और चैनलों पर होती नहीं है या होने नहीं दी जाती है। तो जो मैं बात कहने वाला हूँ यह किसी राजनीतिक मंच पर होती नहीं है या राजनीतिक दल होने नहीं देते, तो मैं तो हूँ कहने के लिए। सबसे पहले जो इतना जरूरी है, सारे लोग कह रहे हैं कि भाई संविधान बदलने की तैयारी है, इसीलिए अब की बार 400 की बारी है। मैं भी चाहता हूं कि संविधान में बदलाव हो, पूरा देश चाहता है कि संविधान में बदलाव हो। जब इतनी अमेंडमेंट आपने अपने लिए किया है तो कुछ एक अमेंडमेंट देश की जनता के लिए कर दीजिए। आपको बहुत ज्यादा अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 अमेंडमेंट करें, तीसरी करने की जरूरत नहीं है और आगे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पहला अमेंडमेंट कि आप राजनीतिक झूठ ना बोले, जो बात बोले, क्योंकि आप कानून बनाने वाले लोग हैं, देश के सदन में रहते हैं, देश कैसे चलेगी उसका दिशा निर्देश आप करते हैं। हम पर कितना रुपया टैक्स लगेगा ये आप डिसाइड करते हैं। हमारा रसोई गैस कितने रुपये का होगा ये आप डिसाइड करते हैं। हमारा पेट्रोल कितने रुपये का होगा ये आप डिसाइड करते हैं। मतलब सारे काम हमारे जीवन से संबंधित आप डिसाइड करते हैं। यहाँ तक कि कौन आदमी क्या खाएगा ये भी आप ही डिसाइड करते हैं। तो खाना, मरना, जीना, सोना यह सब आप डिसाइड करते हैं। तो आप पर भी तो कुछ डिसीजन होनी चाहिए। तो इतनी बड़ी डिसीजन लेने वाला आदमी झूठा ना हुआ तो कम से कम होना चाहिए। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति में आने वाला आदमी की प्रथम योग्यता झूठा होना होता है, क्योंकि जब तक वो अपनी बात को कह करके पलटने की काबिलियत नहीं रखता वो राजनीति में नहीं आ सकता, और अगर गलती से आ गया तो टिक नहीं सकता। हम सभी राजनीति को देख रहे हैं। अगर झूठ बोलने पर प्रतिबंध लग जाए तो क्या क्या खत्म हो जाएगा। जैसे मैं मतदाता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, हालांकि मेरा वोट बलिया में, मैं 1 तारीख को जाऊंगा बलिया वोट देने के लिए, और उत्तर प्रदेश की सरकार में योगदान दूंगा विधानसभा के लिए। अभी तो नरेंद्र मोदी के लिए योगदान दूंगा। तो दिल्ली में एक बवाल और सवाल चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने गोवा चुनाव में 100 करोड़ रुपया लिया कि नहीं, शराब घोटाला हुआ कि नहीं। केजरीवाल और उसकी पूरी टीम करेगी झूठी है, बेबुनियाद है, और पूरी केजरीवाल विरोधी टीम करे कि वो घोटाले में फंसे, उनका जमानत बिल्कुल नहीं हो सकता। अब मेरे सामने शराब घोटाला हुई नहीं, ना ही मेरे पास वो सबूत की कोई पोटली पड़ी है। अब मैं एक दिल्ली का नागरिक किसको सही मानूं, केजरीवाल को या केजरीवाल विरोधी को? क्योंकि मामला तो एक है ना, या तो घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर घोटाला हुआ है और जो कह रहा है कि नहीं हुआ है वो झूठा है, और अगर घोटाला नहीं हुआ है और कोई कह रहा है कि घोटाला हुआ है तो वो झूठा है। मतलब कोई एक आदमी झूठ बोल रहा है, यह सत्य है, फाइनल है।
तो क्या इस देश के कानून में यह अमेंडमेंट ना हो कि आप राजनीतिक रूप से झूठ बोल करके लोगों में वैमनस्य उत्पन्न कर रहे हैं? आपकी सजा चोर की सजा हो, आपकी सजा मर्डर की सजा हो, आपकी सजा बेईमान की सजा हो, या उससे भी बड़ी हो कि आप आजीवन जेल में रहे और राजनीति से आप और आपका परिवार परमानेंट बाहर कर दिया जाए। मतलब आप कोई चुनाव नहीं लड़ सकते, आप मतदान नहीं दे सकते, क्योंकि आदमी झूठा है, वो मतदान भी तो झूठे कोई देगा, आपसे मत का अधिकार छीन लेते हैं आप और आपके परिवार से। परिवार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि होता है कि भाई किसी कारण से नेता जेल चला जाए तो उसकी पत्नी सामने आ जाती है, जिसको किसी ने कभी नहीं देखा। हमने बिहार का मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बनते देखा है, जो रसोई से बाहर नहीं निकली थी। वो एक खूब बढ़िया रसोईया है, अच्छी माँ है, अच्छी पत्नी है, संस्कारी महिला है, हमें उसमें कहीं कोई दो नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री वाली काबिलियत उनमें थी नहीं। लेकिन 15 साल हमने झेल लिया उनको, क्योंकि लालू जी जेल चले गए थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पूरे परिवार को मतदान से छीन लिया जाए। राबड़ी देवी थक गई तो उनका बेटा आ गया 8वीं में 8 बार फेल। एक उनका लंपट बेटा है, काका बोलता रहा तो उसको पता नहीं है, वो आ गया, उसकी बेटियां आ गई। सिंगापुर से एक आ गई कि चलिए सिंगापुर से थोड़ा दिल्ली में तड़ते आते हैं, अगर सांसद बन जाए तो 5-6 साल रहेंगे, नहीं तो फिर तो सिंगापुर चले जाएंगे। तो क्या यह बात नहीं हो जाए? अगर यह हो जाएगा तो झूठ खत्म हो जाएगा, फिर फ्रेश चुनाव होगा। एक अमेंडमेंट दूसरा लग जाए कि आप सिर्फ 2 ही मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। कौन मछली खाया, कौन मुर्गा खाया, कौन मीट खाया, कौन झंडा लहराया, कौन पूजा किया, कौन नमाज किया, यह मुद्दा ना हो, क्योंकि यह मामला निजी है। मैं कौन सा नमाज रखा हूं, कौन कल करूंगा, मेरी जाति धर्म क्षेत्र समाज संप्रदाय पर कोई चर्चा ना हो। क्योंकि आपको हमारा जाति में हमारे बेटी ब्याहने के लिए आपको नहीं भेजे, अपना बेटा ब्याहने के लिए आपको नहीं भेजे, क्योंकि जात वात अब आजकल बेटा बेटी के ब्याह में नहीं देख रहे हैं, तो आप कहे देख रहे हैं? दूसरी अमेंडमेंट ये हो कि आप 2 पार्टियां जैसे आज एक यूपीए गठबंधन और एक इंडिया गठबंधन है। यूपीए गठबंधन अपने घोषणा पत्र में जारी करे कि भाई मैं इतना किलोमीटर सड़क बनाऊंगा, इतना अस्पताल बनाऊंगा, इतना स्वास्थ्य केंद्र लगाऊंगा, ये चीजें करूंगा। मुफ्त में कुछ नहीं दूंगा, जान लीजिए, क्योंकि मुफ्त में नेताजी अपने घर से नहीं दे रहे, चुनावी फंड से नहीं दे रहे। आप ही का टैक्स का पैसा है, तो मेरा पैसा किसी और को देने का अधिकार किसने दिया? कौन से संविधान के किस पन्ने पर लिखा है कि मेरा पैसा लेकर के किसी और को दे दी? मैं 30% स्लैब में आता हूँ, मतलब मेरे कमाई का 30 रुपया भर सरकार पहले ले 10% तो लेके ही चेक देती है। हमारे यहाँ क्या होता है, जब हमको कोई कंपनी चेक देती है तो 90 रुपया की देती है और 100 रुपया का बिल लेती है। कहते हैं 100 रुपया आपका चार्ज हुआ, हाँ ठीक है दीजिए 100 रुपया। मैं 100 रुपये का बिल लेता हूँ, 90 रुपया का चेक देती है या 90 रुपये बैंक ट्रांसफर करती है। 10 रुपया तो पहले काट ली जाती है। उसके बाद जब मैं साल में आता हूँ, हमारा सीए कहते हैं कि 25% में नहीं हो पाएगा। नहीं, क्योंकि आपका गाड़ी लोन पर नहीं है, घर भी आपका अपना ही है, अब तो आपका बेटा भी कमाने लगा, अब तो लड़कियों पर मान लीजिए उनका पैसा आप नहीं ले रहे हैं, कम से कम फीस तो नहीं न जा रहा है, वो भी सब अपनी अपनी काम कर रही हैं। तो परमार जी 30% पर, मतलब मेरे कमाई का 30% सरकार हजम कर जा रही है और मेरा ही लेकर के मुफ्त में 5 किलो अंडे दे रही है। अब कांग्रेस गठबंधन ने कहा कि हम 10 किलो देंगे, तो ये मुफ्तखोरी बंद हो, क्योंकि मुफ्तखोरी से लोगों को लापरवाह बना रहे हैं। और दूसरी पार्टी का है कि ये 4 किलोमीटर रोज सड़क कह रहे हैं, मैं 8 किलोमीटर बनाऊंगा, और उसका कहां से फंड आएगा और कैसे लगेगा यह विस्तृत ब्यौरा हो, और इससे एक मिनट इधर उधर ना हो। जैसे पिछली बार हमने देखा आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ रही थी, तो उसने 300 यूनिट बिजली फ्री, ये वो दुनिया जाना फलाना ढिमाका की, और पंजाब की जनता ने वोट दे दिया। अगले दिन वो लिस्ट लेकर के मोदी के आगे क्या पैसा दीजिए, आप ही के विरुद्ध ही सब झूठ बोल करके हम वोट हासिल किए हैं। यह ना हो, क्योंकि उस वक्त उन्होंने बताया था कि मैं बालू माफिया से इतना पैसा वसूलूंगा, फलाना और से इतना पैसा वसूलूंगा। जैसे कांग्रेस के मलकर खड़गे ने कहा है अपने बयान में कि मैं 10 किलो दूंगा, इसलिए कि जब आप उद्योगपतियों का इतना 1000 करोड़ माफ कर सकते हैं, तो मैं किसानों को क्यों नहीं माफ कर सकता, मैं गरीबों को क्यों नहीं कर सकता? तो सबका माफ करेंगे तो पैसा आएगा कहां से? इन सब विषयों पर विधिवत बात हो। 2 अमेंडमेंट कर दिए, तीसरा करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि आप करेंगे नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा एक चुनाव का 6 फेस निकल गया। किसी मुद्दे पर ना तो सत्ता पक्ष ने कोई बात की, ना विपक्ष ने बात की, तो काम क्या करेंगे वो तो समझ में आ रहा है। वैसे अगर आप गुंजाइश करें तो 2 एक अमेंडमेंट और बोल देता हूं। पहला अमेंडमेंट की एक किसान 500 रुपया का बीज लेने के लिए कर्जा लेता है,
तो बैंक वाला उसके घर का बैल बकरी खोल के ले आ देता है। वो किसान डर के मारे रात में नंगे पाँव भागता है, जूता पहनता है। कई आदमी बिना कपड़े में भागते हैं, कच्छा पहन के सोए होते हैं, मचान से कूद करके भागते हैं। हमने अपने गांव में लोगों को देखा है। और उद्योगपति कई कई हजार करोड़ रुपए लेकर के दबाए हैं, और बैंक वाला कहता है और ले लीजिए ना, क्या करना है, बैंक में सड़ी रहा है, ये सब गरीब आदमी का पैसा है, गरीब का पैसा रख के क्या करेंगे। तो बैंक एनपीए पर बैंक के नीचे से ऊपर स्टाफ को सस्पेंड किया जाए, और जो रिकमेंडेशन दिया उनको जेल डाला जाए। एक तीसरा अमेंडमेंट कर दीजिए, धीरे धीरे सुधर जाएगा। आप चौथा पांचवा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, 3 ही की बात कर रहा हूं। इन विषय पर चुनाव हो, सरकार 100 दिन के बाद यही करे कि ये 3 अमेंडमेंट कर दें। पहला कि आप कैसे काम करेंगे और कहां से करेंगे, या बिल्कुल विस्तृत है। जैसे आप जो अकाउंट वाले लोग होंगे वो डे बुक जानते होंगे। एक डे बुक होता है, बाएं तरफ पैसा आया हुआ लिखते हैं, दाहिने तरफ खर्चा हो रहा लिख रहे हैं, और शाम को टैली करा करके मैनेजर साइन करता है। जैसे हम लोग कई बार साइन करता है डे बुक में, यहाँ 10 लाख रुपया आया और ये 10 लाख का खर्चा हो गया। तो आने वालों को देखते हैं किस स्रोत से आया, और जाने वालों को देखते हैं गया कहां से। नहीं, ये 400 रुपये का लिखा है पेट्रोल का, नहीं पेट्रोल तो 400 में टंकी भर जाती है। और जैसे हम लोग देखते रहते हैं, हालांकि हमारे पहले ऑडिटर भी देखता है, लेकिन कई बार हम मैनेजर लोग भी देखते हैं 400 रुपया। अबे 2 समय तो टंकी फुल हो जाती है, 2 बार डलवाया था क्या? नहीं सर 400 नहीं था, नहीं 400 लिखा है ना। तो वो हम लोग करते हैं। तो उसी तरह का डे बुक जैसा हो, एक तरफ लिखा जाए कि मैं ये करूंगा, दूसरे तरफ लिखा जाए कि कैसे करूंगा, और वही अक्षर सा हो, और जनता के सामने जाए कि भाई ये सड़क बनाएंगे, वहां से पैसा आएगा और ऐसे जाएगा। और जाति धर्म क्षेत्र संप्रदाय पर चर्चा ना हो, क्योंकि जात धर्म से आपका मतलब नहीं है। जात धर्म आज कल बेटी और बेटे के ब्याह में नहीं है। दूसरा कि आप किसी को मुफ्त में दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हो, विकलांग है। और अगर अब तक 72 साल 75 साल के आजादी के बाद भी अगर कोई आदमी खाने भर का व्यवस्था नहीं किया, तो या तो निकम्मा है या आप निकम्मे हैं, सरकार निकम्मी है या वो आदमी निकम्मा है जो खाने का व्यवस्था नहीं कर पा रहा। अगर वो विकलांग नहीं है तो ये कुछ चीजें हों, और मैं समझता हूं कि इसकी मांग अब उठनी चाहिए और चर्चा इसी को होना चाहिए। यह नहीं है कि हमारा नेता कैसा हो, बेवकूफ पागल जैसा हो इसलिए वो मेरे जात का है। हमारा नेता कैसा हो, घोटाला निकम्मा हो क्योंकि वो मेरे धर्म का है। हमारा नेता कैसा हो, एकदम पागल बेवकूफ जैसा हो क्योंकि मेरे घर का है। यह स्लोगन छोड़ दीजिए और आप अपने लिए नेता रखिए। देखिए यह देश दुनिया के नक्शे में ऊपर रहेगा, क्योंकि सोने की चिड़िया थी, है भी, लेकिन कितना देर रहेगी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जब 100 में 99 बेईमान है तो फिर मेरा भारत महान कैसे है। मुझे तो भारत महान चाहिए, बाकी आप सोचिए। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की।